Okay, hello everyone. So welcome to the LLP Act revision for CA Foundation. So in this video, I'm going to cover the whole LLP Act revision plus past examination question and answers. So do watch the video till the end. In this video, I have taken the LLP Act whole revision in less than 45 minutes, okay? So it is going to be very beneficial for you. I've also covered all the examination questions also. So please do watch the video till the end. Thank you. चलो तो पहले एक काम करते हैं, पहले अपन एलएलपी का जितना भी हम लोग का मॉड्यूल है सीए फाउंडेशन में दैट विल रिवाइज एवरीथिंग एंड ऑल्सो इन द नेक्स्ट हाफ ऑफ द वीडियो मैं जितने भी क्वेश्चंस अभी तक पूछे गए एलएलपी में आई विल आल्सो टेक दैट विद द आंसर. ओके, सो डू वॉच द वीडियो टिल द एंड. First, let's get this started with the revision of limited liability partnership from your module. Okay, before starting on little bit of facts before I start in a very quick thing. So Texas was the first state to introduce LLP in the US. यूनाइटेड स्टेट्स में बीच में फाइनेंशियल क्राइसिस आए थे. बिकॉज ऑफ पार्टनरशिप फर्म्स उनके के ऊपर बहुत सारा लाइबिलिटी आया था बिकॉज ऑफ अनलिमिटेड लाइबिलिटी फीचर एंड दैट इज द रीजन टेक्सास वाज द फर्स्ट स्टेट टू इंट्रोड्यूस LLP. ओके, चलो उसके बाद हम लोग का जो एक्ट है लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008 वो कौन से एक्ट्स के ऊपर बेस्ड है, व्हाट इज द बैकग्राउंड बिहाइंड इट. सो इट इज ब्रॉडली बेस्ड ऑन यूके LLP एक्ट एंड सिंगापुर LLP एक्ट 2005. तो जितना भी LLP एक्ट का जितना भी प्रोविजन है वो कौन से दो एक्ट से लिया हुआ है, तो वो यूके एंड सिंगापुर एक्ट से लिया हुआ है. ओके, सो दिस इज अ लिटिल बिट ऑफ फैक्ट बिफोर वी स्टार्ट ऑन टू LLP. चलो अभी LLP करेंगे. रिमेंबर दिस इज अ रिवीजन and I'll be taking all the important concepts in your module. Okay, starting first. चलो बच्चों, LLP has 81 sections and 4 schedules. 81 सेक्शन के हम लोग को करने का सीए फाउंडेशन में नो बिल्कुल नहीं. हम लोग के इसमें सिलेबस में देयर आर 69 सेक्शंस कवर्ड फॉर योर सिलेबस फॉर सीए फाउंडेशन. चलो 69 सेक्शंस और 4 शेड्यूल्स. ये 4 शेड्यूल्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है. ओके, चलो आराम से करेंगे. पहले फर्स्ट शेड्यूल करेंगे. तो फर्स्ट शेड्यूल टॉक्स अबाउट व्हाट. फर्स्ट शेड्यूल ये बात कर रहा है डील्स विद म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर्स एज वेल एज एलएलपी. एंड एक वर्ड सबसे इंपॉर्टेंट है, वो वर्ड क्या है, एंड दैट इज वेयर इज एब्सेंस ऑफ फॉर्मल अग्रीमेंट विद रिस्पेक्ट टू देम. जहां पे पार्टनर्स में एक फॉर्मल अग्रीमेंट नहीं है, दिस इज एब्सेंस ऑफ फॉर्मल अग्रीमेंट, तो वो फर्स्ट शेड्यूल का हेल्प लेंगे. चलो एक नंबर. सेकेंड शेड्यूल, थर्ड शेड्यूल एंड फोर्थ शेड्यूल दे ऑल टॉक अबाउट ओनली वन थिंग एंड दैट इज व्हाट, कन्वर्जन. एकदम बढ़िया. कौन सा कन्वर्जन बॉस? कन्वर्जन ऑफ एनी अदर फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन टू LLP. तो पहला वाला क्या बात कर रहा है? पहला वाला बात कर रहा है फॉर्म इनटू LLP. अभी फॉर्म का मतलब क्या है? दे आर टॉकिंग अबाउट पार्टनरशिप फॉर्म. इसका मतलब है अगर आपका पार्टनरशिप फॉर्म होगा तो आपको LLP में अगर कन्वर्ट करने का है, यू विल यूज द सेकेंड शेड्यूल. चलो नेक्स्ट, कन्वर्ट योर प्राइवेट कंपनी इनटू LLP. तो अगर आपका प्राइवेट कंपनी है LLP में कन्वर्ट करने का है, यू यूज द थर्ड शेड्यूल. The last one is unlisted public company to LLP अगर करने का है आपको फोर्थ शेड्यूल का यूज करना होगा. चलो बहुत बढ़िया. सबसे इंपॉर्टेंट बात एंड इट्स वेरी ऑब्वियस आल्सो दैट इंडियन पार्टनरशिप एक्ट इज नॉट एप्लीकेबल टू LLP. सीधी सी बात है, पार्टनरशिप हमको क्या एप्लीकेबल रहेगा, इट इज इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932. चलो बच्चों मैंने बाद में क्वेश्चंस भी लिए, क्वेश्चन आंसर्स. उसमें आपको एक पता चलेगा कि दिस इज पर्टिकुलर सेट ऑफ क्वेश्चन व्हिच दे हैव बीन आस्किंग इन द एग्जामिनेशन. क्वेश्चन 2 में LLP का क्वेश्चन आता है. इट इज अराउंड 4 मार्क्स. ओके, सो इसमें ये जो क्वेश्चन है बहुत बार पूछा गया है. कौन सा क्वेश्चन? व्हाई देयर वाज अ नीड ऑफ दिस फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया. मतलब पहले से ही सोल प्रोप्राइटरशिप था, पार्टनरशिप था, देयर वाज कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. सो व्हाई देयर वाज अ नीड ऑफ LLP. तो ये आपको जरूर पूछेंगे. एंड रिमेंबर वन थिंग, देयर शुड बी वन लाइन इन योर आंसर. यू नो व्हाट इज दैट? सी इट इज व्यूड एज एन अल्टरनेटिव कॉर्पोरेट बिजनेस व्हीकल. अल्टरनेटिव है. सी व्हेन इट कम्स टू कंपनी इट इज वेरी लार्ज फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन. तो एक छोटा फॉर्म भी चाहिए था जहां पे लायबिलिटी लिमिटेड हो सके, और उसके लिए गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप. चलो, और ऑब्वियसली ये भी है. एंड सेकेंड, इट आल्सो हैज द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ बोथ द पैटर्न्स ऑफ पार्टनरशिप आल्सो एंड द कंपनी आल्सो. तो आपको ये सब लिखना पड़ेगा बिकॉज देयर इज अ इंटेंशन बिहाइंड द गवर्नमेंट. बिकॉज क्यों गवर्नमेंट को ये चाहिए था कि एक लायबिलिटी भी लिमिटेड हो, कंपनी एक्ट के फीचर्स भी उसमें हो, एंड ऑल्सो द डिसएडवांटेजेस जो पार्टनरशिप में थे वो इसमें क्या गए, फोरगो किए गए हैं. चलो ओके, नेक्स्ट. सो आप यहाँ पे देख सकते हो LLP contains elements of both corporate structure. Corporate structure का मतलब क्या है? कंपनी as well as partnership firm, and it is also called as a hybrid combination between company and a partnership. बहुत बढ़िया. चलो ओके, नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस लेंगे अपन. पहले तो बॉडी कॉर्पोरेट जो डेफिनेशन है हमने कंपनी एक्ट में भी देखा है, बट इसमें क्या किया है, बॉडी कॉर्पोरेट के डेफिनेशन को वन स्टेप आगे लिया उन लोगों ने. दे हैव इंक्लूडेड
LLP registered under this act मतलब LLP एक्ट में, एंड ऑल्सो LLP इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया. किसके बारे में बात कर रही है? दे आर टॉकिंग अबाउट foreign LLP. They're talking about foreign LLP. So what is a foreign LLP? A LLP which is incorporated outside India and having a place of business in India. That's a foreign LLP. They have taken the same definition from foreign company. Okay, चलो next. कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, सीधी सी बात है, तो उसमें आने वाले. बट सबसे इंपॉर्टेंट क्या है इसमें? इट डज नॉट इंक्लूड व्हाट? दे इंक्लूड तीन थिंग्स उन्होंने बाहर निकाले बॉडी कॉर्पोरेट के डेफिनेशन से. पहला वाला तो है सोल कॉर्पोरेशन, सीधी सी बात है, उसमें से बाहर आने वाला है वो एलएलपी के बॉडी कॉर्पोरेट के डेफिनेशन से. सेकंड, अ कोऑपरेटिव सोसाइटी. एंड द थर्ड, जो भी गवर्नमेंट ने बोलेगा ऑफिशियल गैजेट पे, व्हेनेवर इट दे डिक्लेयर्ड, वो भी इसमें से क्या होगा? एक्सक्लूड होगा. जो थ्री थिंग्स दे हैव पुट आउटसाइड ऑफ बॉडी कॉर्पोरेट डेफिनेशन. चलो बहुत बढ़िया. नेक्स्ट, what do you mean by designated partner? बहुत सारे बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं. So let me tell you one thing. This LLP में two words are used frequently, and that is partner and the second is designated partner. चलो सब लोग ध्यान देंगे. Designated partner. What is the meaning of these things now? सुनो. Now partner in simple sense in LLP it means member, and designated partner simple sense it means director. Okay, who's handling the legal compliances of LLP. तो ये दो तो पहले आपके दिमाग में कंफर्म होने चाहिए. पार्टनर का मतलब LLP में क्या है? नॉर्मल मेंबर. एंड डेजिग्नेटेड पार्टनर का मतलब डायरेक्टर. एज सिंपल एज दैट. चलो ओके. नेक्स्ट, सबसे इंपॉर्टेंट ऑडिट डेफिनेशन है फाइनेंशियल ईयर. नाउ एवरीवन नोस फाइनेंशियल स्टार्ट्स फ्रॉम 1st of April, it ends on 31st March of the following year. बट इसमें अलग क्या है? तो however in the case of LLP incorporated after 30th day of a year, the financial year may end on 31st day of the year next following that year. चलो एक एग्जांपल लेंगे इसका अपन. चलो ओके. नाउ लेट अस से आपने LLP इनकॉर्पोरेट किया, लेट अस से ऑन 1st of October 2020. तो आपका जो फाइनेंशियल ईयर है वो कब एंड होगा? तो इट विल स्टार्ट फ्रॉम 1st of October 2020, जिस दिन आपने इनकॉर्पोरेट किया, टू इट विल नॉट बी 31st of March 2021, इट विल बी द फॉलोइंग ईयर. दैट मींस 31st of March 2021. ओके, 22, sorry, my bad, 22. Okay, so it will not be 31st of March 21, it will be the following year, that is 31st of March 2022. Okay, I'll just write this properly. 31st of March 2022. Now, when is this applicable? Only if your LLP is incorporated after 30th September. So this date is very important. चलो, okay? चलो. Next, what is more important? Next, partner. Now you know one thing. हम लोगों ने जब ये देखा था कंपनीज एक्ट, उसमें कॉम्पिटेंसी था which directors can be a part. Okay, तो इसमें देखो, an individual or body corporate may have a partner LLP. However, individual should not be capable of becoming a partner in a LLP if, first thing in front of you, he has been declared unsound mind by a court, he has been undischarged insolvent, and he is applied to be adjudicated as insolvent but his application is pending. देखो मतलब ये अगर हो तो आप पार्टनर नहीं बन सकते एलएलपी में. रिमेंबर वन थिंग इन दिस, इंसॉल्वेंट होना जरूरी नहीं है. अगर आपने एप्लीकेशन भी सबमिट किया एंड इवन इफ द एप्लीकेशन इज पेंडिंग इन द कोर्ट ऑफ लॉ, स्टिल यू आर नॉट गोइंग टू बिकम अ पार्टनर इन एलएलपी. ओके, समझ में आ रहा है आपको? तो ये तीन चीज बहुत इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स. रिमेंबर वन थिंग, इसमें दो चीजें हैं. मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स का भी क्राइटेरिया है एंड डेजिग्नेटेड पार्टनर्स का भी मिनिमम क्राइटेरिया. बच्चे अक्सर यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं. ओके, सो रिमेंबर वन थिंग, पार्टनर्स अलग है और डेजिग्नेटेड पार्टनर्स अलग है, और दोनों का भी मिनिमम क्राइटेरिया है. चलो आराम से देखेंगे. पहले फर्स्ट वन, एवरी एलएलपी शैल हैव एटलीस्ट 2 पार्टनर्स. ओके, डन. नेक्स्ट, ये जो एक पैराग्राफ है वो बहुत इंपॉर्टेंट है. देखो क्या लिखा हम लोगों ने. इफ एट एनी टाइम द नंबर ऑफ पार्टनर्स ऑफ एलएलपी इज रिड्यूस्ड बिलो 2 and the LLP carries on the business for more than 6 months, well the number is so reduced. जो पार्टनर, फॉर एग्जांपल सुनो ना, लोग ये बात कर रहे हैं एलएलपी में कम से कम हम लोग को मालूम है 2 पार्टनर चाहिए कंपलसरी. लेट अस से 1 पार्टनर रिटायर्स, तो इसका मतलब क्या हुआ? एलएलपी तो बंद होने वाला है बॉस. बट दैट जो एक पार्टनर जो बचता है ना, वो क्या करता है मालूम क्या? ही स्टिल कंटिन्यूज द एलएलपी, which is completely unlawful, which is against the rules of LLP.
तो वो लोग ये बात कर रहे हैं अगर उसने 6 मंथ से ज्यादा क्या किया, कंटिन्यू किया, देन वो खुद जिम्मेदार है जितने भी लाइबिलिटीज इनकर हो रहा है, दैट ही विल बी पर्सनली रिस्पॉन्सिबल इफ ही कैरीज ऑन द बिजनेस फॉर मोर 6 मंथ्स एंड अबव। समझ में आ रहा है आपको? 6 मंथ्स एंड अबव अगर वो बिजनेस चालू कर रहा है, कंटिन्यू कर रहा है एलएलपी का, देन ही विल बी रिस्पॉन्सिबल। ओके, चलो बहुत बढ़िया। नेक्स्ट नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट डेजिग्नेटेड पार्टनर, सेक्शन नंबर 7। सी व्हाट वी आर टॉकिंग, एवरी एलएलपी शैल हैव एटलीस्ट 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर्स, मतलब डायरेक्टर्स के बारे में बात कर रहे हैं, एंड एटलीस्ट वन ऑफ देम शैल बी रेसिडेंट इन इंडिया। रेसिडेंट का मतलब क्या है? एनी पार्टनर, एनी पर्सन हु हैज स्टेड फॉर मोर देन 182 days or more in the preceding financial 1 year। सिंपल। अभी तक कितना किया हम लोगों ने? तो पार्टनर एंड डेजिग्नेटेड पार्टनर, पार्टनर कम से कम 2 चाहिए एंड डेजिग्नेटेड पार्टनर भी कम से कम 2 चाहिए, उसमें से एक कौन चाहिए? कंपलसरी 1 रेसिडेंट डायरेक्टर चाहिए, मतलब डेजिग्नेटेड पार्टनर चाहिए। ओके, चलो ओके, अभी अपन क्या करेंगे? कैरेक्टरिस्टिक्स करेंगे। देखो ये बहुत इजी है, दिस इज कम भी कंप्लीटली, अगर आपका कंपनी एक्ट हुआ है ना तो आपको ये बहुत इजी जाने वाला है। देखो फर्स्ट क्या है वो बॉडी कॉर्पोरेट, अभी जस्ट 2 मिनट पहले हम लोगों ने बॉडी कॉर्पोरेट डेफिनेशन देखा है। नेक्स्ट perpetual succession, तो why is LLP का character perpetual succession? Because it is borrowing the features from company. Members may come and go, but the LLP goes on forever. Same concept as your company. Separate legal entity, ये तो सबसे important point था, जहाँ के पार्टनरशिप नहीं था। पार्टनरशिप एंड पार्टनर्स वर रिगार्डेड एज सिंगल पर्सन इन द आइज ऑफ लॉ, बट नॉट इन LLP। LLP में वैसे उन्होंने बोरो किया है कंपनी एक्ट का जितना भी फीचर्स, तो LLP अलग, उसके मेंबर्स अलग। चलो, म्यूचुअल एजेंसी, उन लोग के बीच में अग्रीमेंट होगा, उसको हम लोग LLP अग्रीमेंट बोलते हैं। चलो ओके, नेक्स्ट आर्टिफिशियल लीगल पर्सन, इट इज अ आर्टिफिशियल लीगल पर्सन रिगार्डेड इन द आइज ऑफ लॉ। कॉमन सील, जैसे कंपनी को कॉमन सील रहता है वैसे भी LLP को भी कॉमन सील है। इट इज नॉट कंपलसरी एट ऑल, इट इज ऑप्शनल। लिमिटेड लाइबिलिटी तो सबसे बड़ा फीचर है LLP का। ओके, मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस, बहुत बढ़िया। अभी मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस तो पार्टनर्स करेंगे, बट इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? लीगल कंप्लायंसेस जो रहते हैं, मैंने क्या बोला? लीगल कंप्लायंसेस जो रहते हैं वो कौन करेगा? वो डेजिग्नेटेड पार्टनर कैरी आउट करेंगे। जो नॉर्मल बिजनेस है, पार्टनर्स विल कैरी आउट, द लीगल कंप्लायंसेस विल बी कैरीड आउट बाय द डेजिग्नेटेड पार्टनर। चलो, मिनिमम एंड मैक्सिमम नंबर्स, मिनिमम 2 एंड मैक्सिमम कुछ लिमिट स्टेट किया नहीं है LLP में। चलो, बिजनेस फॉर प्रॉफिट ओनली, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये वाला पॉइंट। इसका मतलब क्या है? अगर आपको नॉन फॉर प्रॉफिट के लिए कुछ करना होगा, नॉन फॉर प्रॉफिट के लिए आप कौन सा वेहिकल यूज करोगे? वेहिकल एज इन विच फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन? यू विल डेफिनेटली गो फॉर सेक्शन 8 कंपनी एंड यू विल नॉट इनकॉर्पोरेट द LLP बिकॉज LLP इज ओनली एंड ओनली फॉर प्रॉफिट। वो सिर्फ किसके लिए है? प्रॉफिट के लिए ही है। इट इज नॉट फॉर नॉन फॉर प्रॉफिट। चलो ओके, गेटिंग इट? चलो, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। फिर देन इन्वेस्टिगेशन, चलो अभी ये अपन सब करेंगे। ओके, सो इतने सब मेरे पॉइंट्स कवर किए। देखो, द सेंट्रल गवर्नमेंट शैल हैव द पावर्स टू इन्वेस्टिगेट द अफेयर्स ऑफ LLP बाय अपॉइंटमेंट ऑफ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी फॉर द पर्पस। अगर गवर्नमेंट को ये लग रहा है कि आप कुछ फ्रॉडुलेंट इंटेंशन से कुछ काम कर रहे हो LLP के पीछे, सो दे हैव द पावर टू इन्वेस्टिगेट। चलो, compromise or arrangement, any compromise or arrangement including merger and amalgamation shall be in accordance with the provisions of LLP Act। अगर कोई 2 LLP merge होना चाहते हैं तो according to LLP Act ये होगा। चलो, नेक्स्ट कन्वर्जन LLP, हमने पहले ही शेड्यूल्स देखे 2, 3 एंड 4। ई फाइलिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स, आपको mca.government.in पे जितने भी फॉर्म्स है वो आपको अपलोड करने रहेंगे। एंड फॉरेन LLP, जो पहले मैंने आपको बोला है, LLP व्हिच इज इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया हैविंग अ प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया, उसको हम लोग फॉरेन LLP बोलते हैं। चलो, तो अगर आपको ये क्वेश्चन आता है व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ LLP, चलो बच्चों रिवाइज करेंगे एकदम। फर्स्ट थिंग, इट इज ऑर्गेनाइज्ड एंड ऑपरेट ऑन द बेसिस ऑफ एन एग्रीमेंट। इसको कौन सा एग्रीमेंट बोलते हैं अपन? LLP एग्रीमेंट बोलते हैं। नेक्स्ट, इट प्रोवाइड्स द फ्लेक्सिबिलिटी विदाउट इंपोजिंग डिटेल लीगल एंड प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट्स। फ्लेक्सिबिलिटी आपको मिलता है, पर जितना कंपनी के पास कितना है लीगल रिक्वायरमेंट्स है, ये फॉर्म फाइल करो, वो करो, इसमें उतना नहीं है एज कंपेयर टू कंपनी। वेरी इजी टू फॉर्म। ऑल पार्टनर्स एंजॉय लिमिटेड लाइबिलिटी, तो सबसे बड़ा फीचर है LLP का।
फ्लेक्सिबल कैपिटल स्ट्रक्चर एंड इजी टू डिसॉल्व एज कंपेयर्ड टू कंपनी। चलो बच्चों ये एडवांटेजेस ऑफ द, चलो उसके बाद ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, दे हैव बीन आस्किंग इन द पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चंस कि व्हाट आर द इनकॉर्पोरेशन, एलएलपी कैसे इनकॉर्पोरेट करते हैं। सेक्शंस 11 से अपन चालू करेंगे। चलो तो फर्स्ट क्या है, फर्स्ट सब सेक्शन 1 में उसमें 3 क्लॉज है, ए बी एंड सी। तो ये बात कर रहे हैं, तो बेसिकली फर्स्ट देयर हैज टू बी 2 और मोर पर्सन, सीधी सी बात है, हैज टू बी लॉफुल बिजनेस एंड प्रॉफिट। मतलब इसमें 3 पॉइंट हो गया। क्या क्या पॉइंट हो गया मैं यहां पे लिखता हूं, 2 मिनिमम पर्सन चाहिए, नेक्स्ट लॉफुल बिजनेस चाहिए एंड इट हैज टू बी फॉर प्रॉफिट। तो तुम लोग का सेक्शन 11 सब सेक्शन 1 क्लॉज ए क्या बात कर रहा है, 3 चीजों के बारे में बात कर रहा है। एक तो कम से कम 2 चाहिए, उसके बाद लॉफुल बिजनेस चाहिए और इट हैज टू बी फॉर प्रॉफिट पर्पस। चलो बढ़िया। नेक्स्ट जितना फीस बोल रहे हैं आरोसी वो आपको पे करना पड़ेगा, जो फॉर्म्स फिलअप करने वो आपको फिलअप करना पड़ेगा। बहुत बढ़िया। स्टेटमेंट टू बी फाइल, चलो अभी स्टेटमेंट में क्या क्या है, दे शैल बी फाइल अलोंग विद द इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट स्टेटमेंट इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म, जो फॉर्म दिया हुआ है। कौन देगा ये, मे बी आइदर एडवोकेट, अ सीएस, अ चार्टर्ड अकाउंटेंट और कॉस्ट अकाउंटेंट हु इज एंगेज्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ एलएलपी। तो वो स्टेटमेंट देगा कि जितने भी फॉर्मेलिटीज है एलएलपी में वो इन लोगों ने पूरे किए हैं। चलो ओके, by the one who has subscribed his name in the incorporation document, तो जो भी सब्सक्राइब भी कर रहा है उसका नाम एलएलपी में, जो पार्टनर्स है, फर्स्ट पार्टनर्स है, उनको भी साइन करना पड़ेगा उसके ऊपर। और क्या साइन करना पड़ेगा, दैट ऑल द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द एक्ट एंड द रूल्स हैव बीन कंप्लाइड विद। तो वो जो स्टेटमेंट देंगे वो क्या स्वेयर करेंगे, वो क्या प्लेस लेंगे, जितना भी इंफॉर्मेशन है, जितना भी डिटेल्स है, वो पूरा क्या है, एकदम राइट है, टू द बेस्ट ऑफ देयर नॉलेज। ओके चलो नेक्स्ट 11 सबसेक्शन 2 क्या बात कर रहा है, द इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट शैल बी इन्फॉर्म एज मे प्रिस्क्राइब, स्टेट द नेम ऑफ द एलएलपी। और नेम ऑफ द एलएलपी के ऊपर हम लोग बाद में चर्चा करने वाले हैं। प्रपोज्ड बिल, उनका बिजनेस क्या है, एड्रेस एंड रजिस्टर ऑफिस, एड्रेस ऑफ ईच ऑफ द पर्सन, एड्रेस ऑफ पर्सन हु आर बी डेजिग्नेटेड पार्टनर्स। मतलब क्लॉज ई में क्या कवर किया है, पर्संस मतलब जो पार्टनर्स है, और नेक्स्ट क्लॉज में उन्होंने डेजिग्नेटेड पार्टनर्स को कवर किया है। चलो contain such other information concerning the proposed LLP as may be prescribed, जो भी आरओसी मांगे आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना पड़ेगा। चलो और ये सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर आपको मालूम हो के भी, मतलब यू नो द इंफॉर्मेशन इज फॉल्स एंड स्टिल आपने क्या किया, वो इंफॉर्मेशन पब्लिश किया, who knows it to be false, who does not believe to be true, shall be punishable में extend for term which may extend to 2 years, आपको जेल भी हो सकती है। एंड यहाँ पे प्लीज मेक अ नोट, इसमें और नहीं है, ओके इसमें एंड है, ओके सो वेरी इंपॉर्टेंट। एंड आपको फाइन भी मिलेगा नॉट लेस देन 10,000 which may extend to 5 lakh rupees। ओके चलो बच्चे एकदम बढ़िया। नेक्स्ट सेक्शन नंबर 12 इनकॉर्पोरेशन बाय रजिस्ट्रेशन। सेक्शन 11 क्या था, इट इज बाय इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट। अभी वो रजिस्टर करना चाहते हैं। देखो अगर आपके ऊपर के क्लॉजेस सब है तो विद इन 14 डेज वो क्या करेगा, रजिस्टर करेगा आपका डॉक्यूमेंट एंड आपको सर्टिफिकेट दे देगा। ओके चलो तो आपको ये माना है कि आपका एलपी इनकॉर्पोरेट हो गया है, जो भी डेट उसमें है, किसमें, सर्टिफिकेट में। ओके इट विल बी कंक्लूसिव एविडेंस दैट इट विल फुल 100% एविडेंस दैट योर एलएलपी हैज बीन इनकॉर्पोरेटेड। चलो बच्चों नेक्स्ट करेंगे, register office of LLP and change therein. Every LLP have a register office to have all the communication। जहाँ पे भी जितने भी रेगुलेटरी अथॉरिटीज है वो आपको नोटिस तो भेजेंगे ना, तो नोटिस कहाँ पे भेजेंगे, उसके लिए आपको एड्रेस होना जरूरी है। ओके तो यू शुड हैव अ रजिस्टर एड्रेस। A document may be served on an LLP or a partner or designated partner thereby sending it by post। अगर इंडिविजुअल सेंड करने का होगा तो आप वो इंडिविजुअल भी सेंड कर सकते हैं। LP may change the place of register office and file such a notice such same with the ROC in such form and manner। अगर चेंज करना होगा आपको ऑफिस, तो आपको जाके इंटीमेट करना होगा किसको, रजिस्टर आपको। चलो एंड इफ द LP कॉन्फ्रम्स एनी ऑफ द सेक्शंस, कम से कम 2,000 एंड मैक्सिमम 25,000 का आपको फाइन बैठ सकता है। चलो इफेक्ट्स ऑफ रजिस्ट्रेशन, दिस इज एज सिंपल एज योर कंपनी आल्सो। तो द मोमेंट यू गेट योरसेल्फ रजिस्टर्ड एज LLP, आपको क्या क्या पोस्ट इफेक्ट्स है, तो फर्स्ट सुइंग एंड बी सूड, मतलब LLP सू भी कर सकता है और उसके ऊपर भी थर्ड पार्टी सू कर सकता है। It can acquire property in its own name because it is a separate legal entity. Next, it can have a common seal if it decides to have one। इसका मतलब है वो compulsory नहीं है, वो optional है। अगर वो चाहता है तो LLP क्या करेगा, उसको लेगा। And next, doing and suffixing other acts and things as body corporate, तो जो भी body corporate कर सकता है ये भी वो कर सकता है। चलो बहुत बढ़िया। Now जो मैं अभी डिस्कस कर रहा था आपसे, अभी we talking about name section number 15। चलो तो जैसे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी एन में क्या लगाती है, पीवीटी एलटीडी, पब्लिक लिमिटेड ओनली एलटीडी। नाउ एलएलपी क्या लगाएगी, इन इट्स सफिक्स इट विल यूज द नेम एलएलपी आफ्टर इट्स नेम। चलो
नाउ गवर्नमेंट ये भी चाहती है कि आपका जो भी नाम है इट शुड नॉट बी अनडिजायरेबल, मतलब कहां से मैच नहीं होना चाहिए विद ऑलरेडी इनकॉर्पोरेटेड एलएलपी, ओके, एंड इट शुड आल्सो नॉट आइडेंटिकल एंड नीड रिजेंबल टू द एनी पार्टनरशिप एलएलपी और बॉडी कॉर्पोरेट, नहीं तो किसी का रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क, पेटेंट, कॉपीराइट, इससे कुछ भी क्या नहीं होना चाहिए, कॉन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए, ओके। चलो नेक्स्ट, रिजर्वेशन ऑफ नेम सेक्शन 16 क्या लिखा है हम लोगों ने कि आपका जो भी नाम है, फॉर एग्जाम्पल इसमें दो चीजें उन्होंने डिस्कस की है। फर्स्ट क्या बोला उन लोगों ने, दैट अगर आप फर्स्ट टाइम एलएलपी इनकॉर्पोरेट करोगे फॉर द फर्स्ट टाइम, ओके, तो आप क्या करोगे, जाके नाम एक बोलोगे रजिस्टर में कि मुझे ये नेम्स चाहिए, तो मुझे प्लीज बताओ कि वेदर कोई एग्जिस्टिंग एलएलपी है क्या, तो वो आपको बताएगा। ये तो हो गया फर्स्ट नेम ऑफ द प्रपोज्ड एलएलपी। ऐसा भी हो सकता है ना, एक एग्जिस्टिंग एलएलपी है, एलएलपी इज एग्जिस्टिंग और उसको नाम चेंज कर देगा, तो दो चीज उन्होंने कवर की है सेक्शन नंबर 16 में। पहला वाला ये वाला कौन सा, ये फ्रेश वाला एलएलपी है जो फर्स्ट बार इनकॉर्पोरेट कर रहा है, लाइक योर फर्स्ट आल्सो हुई है, ओके। चलो, और यहाँ पे क्या बोल रहे हैं वो, एग्जिस्टिंग एलएलपी को क्या कर रहे हैं, दे वांट टू चेंज नेम, दे वांट टू प्रपोज अ न्यू नेम, तो वो भी इसमें आता है। तो चलो वो लोग ये बात कर रहे हैं, आपको मैं हाईलाइट करता हूं मैं, 3 मंथ्स के लिए आपका नाम रिजर्व होगा। द मोमेंट यू गिव द नेम, 3 मंथ्स के लिए आपका नाम रिजर्व होगा और 3 महीने के अंदर आपको इंटीमेट करने का किसको, रजिस्ट्रार को, कि बॉस वेदर यू वांट टू गो विद दैट नेम और नॉट। अगर 3 महीने के अंदर अगर आपने इंटीमेट नहीं किया, देन व्हाट इज गोइंग टू हैपन, जो भी नाम आपके नाम पे रिजर्व रखा है वो दूसरा भी यूज कर सकता है, इवन इफ यू रिजर्व। देखो 3 महीने के बाद अगर आपने उससे इंटीमेट किया तो हाँ, 3 महीने के अंदर आपने हाँ बोला जाके कोई बात नहीं, बट 3 महीने के बाद जाके किया तो जो भी आपका नाम है वो चला जाएगा, ओके। चलो नेक्स्ट चेंज ऑफ नेम ऑफ एलएलपी सेक्शन नंबर 17। तो अभी इसमें क्या है, अगर गवर्नमेंट को ये लगा कि नहीं यार तुम लोग का नाम क्या हो रहा है, रिजेंबल हो रहा है, इट इज मैचिंग, इट इज आइडेंटिकल विद द अदर एलएलपी, तो वो आपको ऑर्डर पास करेगा, वो आपको ऑर्डर क्या करना पड़ेगा, फॉलो करना पड़ेगा। द सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्ट सच एलएलपी, डायरेक्ट मतलब ऑर्डर देगा टू चेंज इट्स नेम एंड एलएलपी शैल कंप्लाई विद इन हाउ मेनी मंथ्स, 3 मंथ्स विद इन दैट डेट। अगर आप वो कंप्लाई नहीं कर रहे हो तो आपको फाइन और पेनल्टी। देखो एलएलपी which fails to comply with direction shall be punishable। ये जो पनिशमेंट किसके लिए, वो एलएलपी के लिए है, और ये वाला किसके लिए है, वो डेजिग्नेटेड पार्टनर के लिए, वो जिसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया था। समझ में आ रहा है आपको। तो फर्स्ट वन वाज फॉर एलएलपी, कितना है उसके लिए, कम से कम 10,000, मैक्सिमम कितना हो सकता है, 5 लाख हो सकता है। एंड जिसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया था ये सब चेंज करने के लिए, ऑर्डर फॉलो करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट का, उसको भी पनिशेबल विद फाइन which shall not be less than 10,000 but which may extend to 1 lakh rupees। चलो ओके, सो दोनों को आप है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नेक्स्ट वाला, स्टेप्स टू इनकॉर्पोरेट एलएलपी, बहुत इजी है और क्वेश्चन पूछा गया है पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चंस में, इसको इंपॉर्टेंट मार्क करो। चलो, तो फर्स्ट बढ़िया क्या है, आपका नाम तो रिजर्व होना चाहिए, योर नेम हैज टू बी रिजर्व। तो उसके लिए आप कौन सा फॉर्म फिलअप करोगे, ई फॉर्म 1 फिलअप करोगे। इसमें फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है कि 3 steps are there and I expect that you remember the forms also, okay। चलो, the first step which will incorporate LLP is reservation of name, आपको E form 1 fill up करना पड़ेगा। second क्या है, it is E form number 2, after reserving a name you have to file E form 2 for incorporating a new LLP, okay। E form contains details of LLP proposed to be incorporated and all the details of the partners, ये E form 2 में चला जाएगा। और E form 3 में क्या चला जाएगा, the LLP agreement which is required to be filed and registered in within 30 days of incorporation of LLP। सो ई फॉर्म 1, 2 और 3, फर्स्ट में क्या गया, अपना नेम गया, सेकेंड में अपने इनकॉर्पोरेशन डिटेल्स दिए, उसको डिटेल्स बोले तो ऑल द पार्टनर्स डिटेल्स, डेजिग्नेटेड पार्टनर डिटेल्स, और थर्ड में जो आपका अग्रीमेंट है, कौन सा अग्रीमेंट, द एलएलपी अग्रीमेंट, दैट विल गो इन ई फॉर्म 3, ओके, विद इन 30 डेज ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ एलएलपी। चलो बहुत बढ़िया। पार्टनर्स एंड देयर रिलेशंस, सो रिमेंबर वन थिंग, जो पार्टनरशिप आपने सीखा था, द पार्टनर्स वर एजेंट्स ऑफ वन अनदर, दे वर आल्सो एजेंट्स ऑफ द पार्टनरशिप फर्म। But when it comes to LLP, every partner is not an agent of other partner. In LLP, every partner is only a agent of the LLP and not of the other partner. तो देखिए अब इसका रिलेशंस क्या है। चलो बहुत इजी है। चलो फर्स्ट, eligibility to be partners on the incorporation, the person who subscribe their names to the incorporation document shall be its partners and any other person will become a partner of the LLP by accordance with the LLP agreement। जिसको भी अंदर आने का वो पहले एग्रीमेंट क्या करेगा, वो पढ़ेगा, there will be mutual discussion between the existing partners, तब वो एंट्री अंदर लेगा। चलो नेक्स्ट, same as otherwise the mutual rights and duties of partners and the mutual rights and its shall be governed by LLP agreement। जो भी agreement है वो उनके साथ क्या होंगे, बाइंड होंगे। चलो, LLP agreement changes if any made then shall be filed with the registrar in such form and manner। अगर कुछ चेंज होता है तुम्हारा LLP agreement तो आपको इंटीमेट करना होगा, किसको इंटीमेट करना होगा,
ROC को। चलो, an agreement in writing made before the incorporation of LLP between the person who subscribed to the name of incorporation document may impose obligation on LLP provided such agreement is ratified by all the partners after incorporation। तो जो भी लाइबिलिटी, जो नया पार्टनर अंदर आ रहा है, कुछ लाइबिलिटी उसके ऊपर है, तो वो भी उसको पहले क्या किया जाएगा, पहले कम्युनिकेट किया जाएगा एंड देन दे विल गो फॉरवर्ड। चलो, ओके, एंड अगर कुछ एब्सेंस है इन द एग्रीमेंट एज अ मैटर ऑफ म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज, तो आप कौन सा शेड्यूल यूज करोगे? यू विल यूज शेड्यूल नंबर, जो पहले डिस्कस किया था हम लोगों ने, इट इज शेड्यूल नंबर 1। ओके, चलो नेक्स्ट, सेसेशन ऑफ पार्टनरशिप इंटरेस्ट मतलब स्टॉप होना। चलो, अ पर्सन में सीज टू बी अ पार्टनर मतलब ही इज स्टॉपिंग टू बी अ पार्टनर ऑफ एलएलपी इन अकॉर्डेंस विद एन एग्रीमेंट विद द अदर पार्टनर्स और इन द एब्सेंस ऑफ एग्रीमेंट विद द अदर पार्टनर्स, तो उसको नोटिस देना पड़ेगा। ये नोटिस कम से कम 30 डेज के ऊपर चाहिए। सो फॉर एग्जांपल, इफ अ पार्टनर वांट्स टू रिटायर इन द नेक्स्ट, उसका इंटेंशन है उसको 30 दिन पहले ही नोटिस देना पड़ेगा उसके एलएलपी को। चलो, अ पर्सन हैज चीज टू बी अ पार्टनर ऑफ एलएलपी ऑन हिज डेथ इफ इट डिक्लेयर अनसाउंड और इनसाउंड डेथ, तो अगर डेथ होता है ये रिमूव आउट, वो सीज हो जाएगा। सेकंड, अनसाउंड माइंड डिक्लेयर करती है कोर्ट, तो ये भी सीज। एंड थर्ड, अगर वो इनसॉल्वेंट होता है तो वो डिक्लेयर हो जाता है क्या, ये भी सीज एज अ पार्टनर इन एलएलपी। चलो, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, when a partner is ceased to be a partner, the former partner is to be regarded is still being a partner unless the person has noticed that the former partner is ceased and notice। मतलब remember one thing, unless and until notice आप नहीं भेजते हो तब तक आप पार्टनर रहने वाले हो, तो आपको नोटिस देना बहुत जरूरी है। चलो, ओके, नेक्स्ट, सो व्हेन अ पार्टनर सीजेस टू बी अ पार्टनर अनलेस अदरवाइज प्रोवाइडेड, तो व्हेन ही गोज आउट उसको क्या क्या मिलेगा? तो फर्स्ट उसका जो कैपिटल कंट्रीब्यूशन उसको वापस मिलेगा एंड हिज राइट इन द एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। तो अगर जितने भी लॉसेस डिडक्ट करने के बाद जो भी बचता है, जो उसका शेयर है वो उसको मिलेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? तो उसको कैपिटल का जितना भी उसका हिस्सा है वो वापस मिलेगा। एंड सेकेंड, जितना भी उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट है, हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट, वो भी उसको मिलेगा। वेरी गुड। चलो, a former partner or person entitled to share in consequence of death or insolvency of the former partner shall not have any right to interfere in the management of the LLP. The moment you cease, the moment you go out, you cannot interfere in the management of the LLP again because you have already ceased as a partner in that LLP. Chalo. Registration of changes in LLP in the partner section number 25. चलो, बहुत easy है, करेंगे। First, every partner shall inform the LLP of any change in his name within a period of 50 days। तो मतलब उसका एग्जांपल, उसका एड्रेस चेंज हुआ है तो उसको बताने के, तो विद इन 15 days दैट पार्टनर हैज टू कम्युनिकेट टू द एलएलपी। अभी प्लीज मेक अ नोट ऑफ दिस थिंग। यहाँ पे उन लोगों ने किसको रिस्पांसिबिलिटी दिया? एलएलपी को दिया। इफ यू कम हियर, पॉइंट नंबर 6 अगर आप देखोगे तो उसमें दोनों पॉइंट सेम है, बट यहाँ पे एलएलपी को रिस्पांसिबिलिटी है और यहाँ पे उस पार्टनर को रिस्पांसिबिलिटी। ओके, चलो करेंगे अभी। So when a person becomes a ceases to be a partner, he shall file a notice with the registrar within 30 days where there is a change in the name of such address of partner। तो अगर कोई चेंज होता है तुम्हारे एलएलपी में और पार्टनर सीजेस, तो वो रिस्पांसिबिलिटी किसको दिया है? एलएलपी को दिया है कि एलएलपी को इंटीमेट करना पड़ेगा किसको? रजिस्ट्रार को, कि बॉस ऐसा ऐसा चेंजेस हमारे फॉर्म में हुआ है। चलो, ओके, नाउ इफ यू सी द 6th पॉइंट, any person who ceases to be a partner of LLP में himself filed with the registrar, himself बोले तो रजिस्ट्रार ने फाइल नहीं किया, रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका था फाइल करने के लिए? रजिस्ट्रार का था, एलएलपी का था। बट व्हाट इज हैपनिंग नाउ? द एलएलपी डिड नॉट फाइल। नाउ द रिस्पॉन्सिबिलिटी कम्स डाउन टू द पार्टनर हु हैज सीज्ड। तो वो पार्टनर क्या करना है? पार्टनर हिमसेल्फ इज गोइंग टू रजिस्ट्रार एंड फाइलिंग द नोटिस एंड बिलीव दैट द एलएलपी मे नॉट फाइल द नोटिस। वो पार्टनर को ऐसे लग रहा है कि एलएलपी उसका काम नहीं करेगी, तो मैं जाके क्या करता हूं? खुद जाके फाइल करता हूं। एंड ही फाइल सच नोटिस, द रजिस्ट्रार शैल ऑब्टेन अ कंफर्मेशन टू दिस इफेक्ट अनलेस एलएलपी टू फाइल अ नोटिस। However, if no confirmation is given with the LLP within 15 days, the registrar shall register notice made by the person। तो इसमें एक क्या होने वाला है? when the partner जो सीज हुआ है वो अगर जाता है उस रजिस्ट्रार के पास, बोलता है कि देखो यार मैं सीज हुआ हूं, बट the LLP is not filing the notice, so please take this notice and ये मेरा क्या करो, please term इन कि मैंने रिटायरमेंट किया है। ओके, बट वन थिंग प्लीज मेक अ नोट ऑफ दिस थिंग, वो रजिस्ट्रार क्या करेगा? पहले उसको नोटिस भेजेगा, किसको? दो एलएलपी को, और नोटिस को भेजेगा एंड विद इन 15 डेज अगर कुछ जवाब नहीं आता है उस एलएलपी के, तो क्या होने वाला है? जो भी पार्टनर है, जो भी उसको नोटिस मिला है, वो उसके रजिस्टर में एंट्री कर देगा। ओके, तो बेसिकली the registrar will wait for 15 days and then they will go ahead with the confirmation। चलो, extent and limitation of liability of LLP and partner, इसमें क्या है? चलो, partner as agent, जैसे मैंने पहले आपको बोला, LLP में and every partner is agent of the LLP and not of the other partner। चलो,
अगर कुछ फ्रॉड होता है तो इट इज बेसिकली तू तेरा देख ले मेरा देख ले, इट इज एज सिंपल ऑन दैट बेसिस whoever is doing the fraud, जो भी उसकी अथॉरिटी के बाइंड कर रहा है वो दूसरे पार्टनर को बाइंड नहीं करने वाला, वो उसका देखेगा, बिकॉज़ एवरी पार्टनर इज नॉट एजेंट ऑफ अदर पार्टनर। समझ में आ रहा है? चलो, होल्डिंग आउट, if any person is holding out as a partner of the LLP, in fact he is not a partner, तो LLP एक्ट ये बोल रहा है जो भी लाइबिलिटी वो करेगा LLP का नाम यूज करके वो उसको इंडिविजुअली क्या करना पड़ेगा, फॉरहे करना पड़ेगा। ओके, दे हैव टू ऑब्जर्व द इंडिविजुअल पार्टनर का लाइबिलिटी। समझ में आ रहा है आपको? बट रिमेंबर वन थिंग, अगर LLP उसका कुछ बेनिफिट लेती है, इफ अ पर्सन इज एक्टिंग आउट, होल्डिंग आउट एज अ पार्टनर, इनफैक्ट ही इज नॉट, LLP takes any benefit from that transaction, then what is going to happen? Then the LLP is going to be bind by it. but अगर कुछ benefit नहीं लेती है, if a person is outside, if he is holding out to other people that नहीं मैं partner है इस LLP का, but in fact he is not, then that partner individually will be liable for all the liabilities. चलो, okay. In case of fraud, section 13, so अगर कुछ fraud होता है, उस partner ने fraud किया तो individually वो liable है, ना कि उसका LLP। चलो, okay, see, where a business is carried on with such intent or for such purposes mentioned subsection 1. Okay, so when it comes to fraud, there is one imprisonment for a term which may extend to 2 years and fine which shall not be less than 50,000 but which may extend to 5 lakh rupees. Okay, so if you are indulging, if any partner is involving in any fraud, तो आपको ये दो punishments होएगा। And remember one thing, it is and और नहीं तो दोनों आपको face करना पड़ेगा। Okay, चलो, okay, next. Whistle blowing, okay, now this whistle blowing is the first concept where उन लोगों ने legalize किया है। पहले whistle blowing legalize नहीं था। So whistle blowing, I'll just tell you brief thing about whistle blowing. So whistle blowing का ये मतलब है, so if any employee, for example, if any partner is thinking कि कुछ fraud चालू है अपने LLP में, so वो जाके एक higher authority को, superior authority को, एक committee को जाके complain करता है। Okay, so in LLP उस कंप्लेनेंट को, जिसने भी वो कंप्लेन किया है, उसको प्रोटेक्ट किया गया है। ओके, प्रोटेक्शन फ्रॉम व्हाट? प्रोटेक्शन फ्रॉम जॉब, उसके ऊपर हैरेसमेंट कुछ नहीं होना चाहिए। ओके, उसके ऊपर जॉब है वो सिक्योर होना चाहिए। तो वो सब लीगल कॉन्सेप्ट उन्होंने विसल ब्लोइंग में इंट्रोड्यूस किया है सेक्शन नंबर 31 में। देखो, नो पार्टनर और एम्प्लॉय ऑफ एनी एलपी में भी डिस्चार्ज, उसको बाहर निकल नहीं जाएगा, सस्पेंड किया जाएगा नहीं, उसको थ्रेटन हैरेस नहीं किया जाएगा इफ ही कंप्लेन्स अबाउट एनीवन। ओके, तो ये सब लीगल कॉन्सेप्ट विसल ब्लोइंग में लाया है। ओके, चलो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फाइनेंशियल डिस्क्लोजर्स। ओके, चलो, सेक्शन 34 प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट, द एलपी शैल मेंटेन सच प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड relating to affairs of for each year on cash or accrual basis, double entry system, and it shall be maintained at the registered office of the LLP. Sure. Okay, now very important concept coming up, statement of account and solvency. Account and solvency का मतलब क्या है? That your LLP is able to pay its debts. आपके assets ज्यादा है आपके liability से, ये आपको prove करना पड़ेगा every year. That's right, every year. Okay, every LLP shall within a period of 6 months on the end of financial year prepare a statement of account and solvency for that said financial year at the last day of the said financial year. मतलब अगर 31 मार्च को 2020 को अगर आपका फाइनेंशियल ईयर एंड हो रहा है तो आपको विदिन 6 मंथ्स आपको क्या करना पड़ेगा? स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट एंड सॉल्वेंसी फाइल करना पड़ेगा। दैट इज 30th of September 2020 को आपको क्या करना पड़ेगा? स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट एंड सॉल्वेंसी फाइल करना पड़ेगा। ओके, चलो, नेक्स्ट, इफ LLP which fails to comply with this provision, अगर कौन सा भी LLP अगर स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट एंड सॉल्वेंसी नहीं फाइल कर रहा है, देन फाइन बैठ सकता है which shall not be less than 25,000 which may extend to 5 lakh rupees and every designated partner, ये तो ऊपर वाला पेनल्टी तो किसके लिए था? It was for LLP, और ये किसके लिए? डेजिग्नेटेड पार्टनर के लिए, इंडिविजुअल जिसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया था क्या करने के लिए? वो फाइल करने के लिए स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट एंड सॉल्वेंसी, एंड ही डिड नॉट डू हिज जॉब, तो उसको कितना है? फाइन विच शैल नॉट बी लेस देन 10,000 which may extend to 1 lakh rupees। ये तो हो गया फर्स्ट फाइलिंग। और एक फाइलिंग है सेक्शन 35 क्या बोल रहा है? इट इज टॉकिंग अबाउट एनुअल रिटर्न। Annually, one return should go of LLP and that is within 60 days of close of the financial year। मतलब आपको फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के बाद दो चीज फाइल करने का है LLP में। First, statement of account and solvency within 6 months from the end of the financial year, and second is annual return you have to file within 60 days from the end of the financial year। चलो, अगर सेम पनिशमेंट देखो, अगर LLP नहीं फाइल कर रही है, कम से कम 25,000 एंड मैक्सिमम 5 lakhs, अगर आप देख रहे हैं ये सेम
यहाँ पे सेम फाइन्स है और उस एलएलपी डेलिनेटेड पार्टनर को कितना है, कम से कम 10,000 मैक्सिमम 1 लाख। सो सेक्शन 34 एंड 35 का जितना भी फाइन्स है वो सेम ही है। ओके, प्लीज टेक अ नोट ऑफ दैट थिंग। कन्वर्जन इनटू एलएलपी, तो आपने पहले देखा था शेड्यूल 3, शेड्यूल 2, 3 एंड 4। कन्वर्जन ऑफ फर्म इनटू एलएलपी, प्राइवेट कंपनी इनटू एलएलपी एंड अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी इनटू एलएलपी। तो अगर आपने ये कन्वर्ट किया, सो व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ कन्वर्जन? तो फर्स्ट रजिस्ट्रेशन, द रजिस्टर सेटिस्फाइंग विद द फर्म ऑफ प्राइवेट कंपनी। बेसिकली अगर आपने प्राइवेट कंपनी से रजिस्टर कन्वर्ट किया तो आपको जो पहला आपका आरओसी था उसको इंटीमेट करना होगा कि बॉस आई हैव बीन रजिस्टर्ड टू एलएलपी नाउ प्लीज रिमूव माय नेम फ्रॉम द प्राइवेट कंपनी का रजिस्टर। ओके, चलो। The LLP shall within 15 days of date of registration inform the concerned registrar of company, जो उसका जो भी होल्ड था तो उसे 15 डेज में ये बताना पड़ेगा उसको कि बॉस नाउ आई एम नो लॉन्गर प्राइवेट कंपनी, आई हैव बीन रजिस्टर्ड एज एलएलपी नाउ, सो प्लीज रिमूव माय नेम फ्रॉम दैट रजिस्टर। ओके, चलो। इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन, देयर शैल बी एलएलपी विद द नेम स्पेसिफाइड इन द सर्टिफिकेट, तो जो भी आपको सर्टिफिकेट मिलता है उससे नाम के आपको आगे कंटिन्यू होगा। ऑल द प्रॉपर्टीज विल बी कैरीड फॉरवर्ड एज इट इज इन द एलएलपी and the firm or the company as the case may be shall be deemed to be dissolved। जो आपका पुराना था वो deemed automatically क्या हो जाएगा, deemed remove हो जाएगा और automatically it will stand cancel and your new business that is LLP will come into existence। okay, चलो for LLP हम लोगों ने किया है winding up and dissolution। चलो, now the winding of LLP may be either voluntary or by the tribunal and the LLP। ट्राइब्यूनल का मतलब क्या है, NCLT के बारे में वो बात कर रहे हैं यहाँ पे। चलो, तो circumstances in which LLP may be wound up by NCLT, LLP may be wound up by the tribunal if LLP decides that LLP be wound up, मतलब उन लोग के बीच में म्यूचुअल डिस्कशन हुआ, पार्टनर्स के बीच में कि नहीं अभी विल गो अप्रोच NCLT and we will wind up। सेकंड, if for a period of more than 6 months number of partners reduced below 2, ऊपर उन्होंने एक सर्कमस्टेंस भी देखा था कि अगर 2 से नीचे आते हैं पार्टनर तो उसका लाइबिलिटी अनलिमिटेड तो होने वाला है, बट प्लस और एक चीज क्या हो सकता है, इवन द कोर्ट कैन इंटरफियर एंड वाइंड अप द LLP। चलो, if the LLP is unable to pay its debts it can come inside। if the LLP has acted against the sovereignty integrity of India, the security, ऐसा कुछ उसने unlawful business किया है and LLP has made a default in section 34 and 35। what is 34 and 35? 34 was statement of accounts and solvency। okay, it was accounts and solvency and then 35 was what? it was annual return। तो अगर आपने ये दोनों भी फाइल किया नहीं है, what is going to happen? yes, the court will interfere and wind up your LLP। चलो, ओके। मिसलेनियस बिजनेस ट्रांजैक्शंस विद पार्टनर्स ऑफ एलएलपी। चलो, a partner may lend money to and transact other business with the LLP and has the same rights and obligation as a third party। okay, जैसे थर्ड पार्टी ट्रांजैक्शन करते हैं वैसे ही पार्टनर में ट्रांजैक्शन कर सकता है। चलो, ओके। नेक्स्ट, एप्लीकेशन ऑफ प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट। फॉर एग्जांपल कुछ नया सेक्शन लेके आना होगा गवर्नमेंट को, तो वो क्या करेगा, दोनों हाउसेस में पास करेगा। दे विल आस्क द परमिशन कि कंपनी का सेक्शन है वो एलएलपी के लिए क्या करने का एप्लीकेबल करने का, तो पहले पार्लियामेंट से परमिशन लेना आएगा एंड देन वो सेक्शन क्या होगा इसके लिए एप्लीकेबल होगा। नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स, यू हैव टू फाइल ऑल द डॉक्यूमेंट एज मे बी रिक्वायर्ड ऑन द पोर्टल www.mca.government.in। ओके, चलो, ये आपका लास्ट पार्ट है डिफरेंसेस अदर फॉर्म। उसके पहले एक पेनल्टी देखते हैं। यहाँ पे एक पेनल्टी लिखी है, पेमेंट ऑफ एडिशनल फी, सेक्शन नंबर 69। तो पढ़ेंगे अपने, एनी डॉक्यूमेंट और रिटर्न रिक्वायर्ड टू बी फाइल और रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट विद द रजिस्ट्रार, इफ नॉट फाइल, अगर आपने फाइल नहीं किया वो, देन इट मे बी फाइल और रजिस्टर्ड अप टू पीरियड ऑफ 300 डेज। 300 दिन का एक्सटेंशन है 300 डेज का। एंड बट ऑन एवरी एक्स्ट्रा डे जहां पे आपको फाइल करने का था, एवरी डे आपको ₹100 का क्या बैठने वाला है, देयर इज एडिशनल फी। मैं वापस बोल रहा हूं, ये एडिशनल फी है। ऊपर का जितना भी हम लोगों ने क्या देखा है, व्हाट एवर पेनल्टीज एंड फीस वी सॉ, वो तो आपको पे करने का ही है, बट दिस इज मोर देन दैट। फॉर एग्जांपल, आपको स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट एंड सॉल्वेंसी विद इन 6 मंथ्स फाइल करने का था, तो इसमें अगर 6 महीने के बाद आपने फाइल किया, जितने भी दिन एक्स्ट्रा जा रहे हैं, आपको पर डे 100 रुपीज का एडिशनल फी क्या करना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा। एज अगेंस्ट योर एनुअल रिटर्न, सेक्शन 35 में क्या बोला गया है कि आपको विद इन 60 डेज फ्रॉम एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर क्या करना पड़ेगा, फाइल करना पड़ेगा एनुअल रिटर्न। एंड जो भी 61st डे से आपका एडिशनल फी चालू होगा, आपको ₹100 पे करना होगा। ओके, चलो एंड करते हैं अपन डिस्टिंग्विश बिटवीन से, बहुत इंपॉर्टेंट है। एलएलपी, दो डिस्टिंग्विश बिटवीन आपके सामने है। पहला वाला एलएलपी एंड पार्टनरशिप फर्म है एंड सेकंड वन इज एलएलपी एंड योर कंपनी। बहुत इजी है। चलो, फर्स्ट
एलएलपी पहले दोनों एक्ट उन्होंने कवर किए, वो तो सबसे बड़ा डिस्टिंक्शन बिटवीन है। नेक्स्ट, इट इज अ बॉडी कॉर्पोरेट, इट इज नॉट अ बॉडी कॉर्पोरेट, पार्टनरशिप फॉर्म इज ओनली वन पर्सन, पार्टनर्स एंड द पार्टनरशिप फॉर्म इज वन ओनली। इट इज लीगल एंटिटी फ्रॉम इट्स मेंबर्स, ऑब्वियसली सेपरेट है, एलएलपी अलग है, मेंबर्स अलग है। इट इज अ ग्रुप ऑफ पर्संस विद नो सेपरेट लीगल एंटिटी, पार्टनरशिप फॉर्म इज वन एंड द सेम पर्सन। इट इज क्रिएटेड बाय लीगल प्रोसेस कॉल्ड रजिस्ट्रेशन। It is created by an agreement between the partners. Partnership firm का registration compulsory नहीं है, okay? So registration is mandatory under LLP, but यहाँ पे it is voluntary. The death, inside retirement does not affect the LLP. अरे members may come and go, but the LLP goes on forever. But that is not in the case of partnership. The death, inside retirement will affect its existence. Name of the LLP to contain the words limited liability partnership. यहाँ पे ऐसा कुछ गाइडलाइन नहीं है तुम्हारे पार्टनरशिप में, ओके? LLP में आपको एंड में LLP डालना पड़ेगा। चलो नेक्स्ट, liability of each partner limited is to extend to agreed contribution, क्योंकि इसका लिमिटेड है ना। ओनली एक्सेप्शन क्या है उसका, फ्रॉड का। अगर फ्रॉड रहेगा तो उसको इंडिविजुअल क्या करना पड़ेगा, पूरा का पूरा पे करना पड़ेगा। यहाँ पे liability of each partner is unlimited. That is the biggest drawback of partnership. Each partner can bind the LLP for his own acts, but not the other partner, because in LLP all the partners are not agents of one another, they are only agents of the LLP. But यहाँ पे ऐसा है, in partnership every partner is agent of the other partner also. यहाँ पे designated partner, at least 2 designated partners, but यहाँ पे ऐसा कुछ भी concept नहीं है। कहाँ पे partnership form है designated partner का। Common seal, it may have its common seal, यहाँ पे भी कुछ ऐसा कुछ concept नहीं है partnership form में, okay? Common seal सिर्फ दो इसमें, ये दो ही vehicle में, एक तो कंपनी में है और एक दूसरा LLP में, और दोनों ऑप्शनल है। And legal compliance, only the designated partner is responsible for the compliance. तो मैंने पहले ही जब मैं चालू किया LLP तो मैंने आपको क्या बोला, partners will look after the management and designated partners will look after the legal compliance. And यहाँ पे all the partners responsible for all the compliance. क्यों आपको मार्क्स नहीं मिलेगा यार, अगर मैंने पूरा लिखा तो 5 to 6 मार्क्स के लिए आराम से ये पूछ सकते हैं, ओके? चलो नेक्स्ट, LLP also required to file annual statement of accounts and statement of solvency, जो अभी देखा था 34 and 35। यहाँ पे ऐसा कुछ भी डॉक्यूमेंट नहीं है। Foreign nationals can become a partner in LLP. Foreign nationals cannot become. So foreign nationals का मतलब क्या हो सकता है, अगर designated partner एक डायरेक्टर आपको फॉरेन से लेके आने का वो क्या हो सकता है, he can be a designated partner in your LLP. Minor can be admitted, and as you all know, partnership form में minor admit हो सकता है, but only for benefits. Okay? चलो next, liability, LLP and company. This is last point. LLP का फर्स्ट ऑफ ऑल दो एक्ट्स का डिस्टिंक्शन बिटवीन है। नेक्स्ट, द पर्सन जो कंट्रीब्यूट टू LLP आर नोन एज पार्टनर्स, यहाँ पे इसको क्या बोलते हैं, मेंबर्स बोलते हैं। द इंटरनल गवर्नेंस स्ट्रक्चर LLP इज गवर्न्ड बाय द एग्रीमेंट, और यहाँ पे ऑब्वियसली इट इज बाय AOA, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। LLP सफिक्स, यहाँ पे जो भी आपका कंपनी है, प्राइवेट लिमिटेड तो PVT आएगा, पब्लिक लिमिटेड तो LTD आएगा, ओके? एंड सेक्शन 8 रहेगा तो चेंबर्स ऑफ कॉमर्स, ट्रस्ट, ऐसे नाम आएंगे उसके सफिक्स में। यहाँ पे नंबर ऑफ मेंबर्स मिनिमम 2, मैक्सिमम कुछ भी काउंट लिखा नहीं है। यहाँ पे आपके ऊपर डिपेंड करता है, अगर प्राइवेट है तो मिनिमम 2, मैक्सिमम 200, अगर पब्लिक है तो मिनिमम 7 और मैक्सिमम अनलिमिटेड, ओके? अगर OPC है तो मिनिमम 1 एंड मैक्सिमम 1 ईयर रहेगा, ठीक है? लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स यहाँ पे लिमिटेड है, ऑब्वियसली एक्सेप्शन ऑफ फ्रॉड है, और यहाँ पे लाइबिलिटी ऑफ द मेंबर्स ओनली टू द लिमिटेड टू अनपेड अमाउंट ऑफ, जो भी उसने अनपेड वैल्यू ऑफ शेयर, ओके? उसके ऊपर जाएगा नहीं, ओके? चलो दिस इज एंड, यहाँ पे आपका LLP पूरा खत्म होता है, ओके? नाउ एज प्रॉमिस्ड आई आल्सो डू वन थिंग, मैं अभी आपको क्या करूंगा, आई कंपाइल ऑल द क्वेश्चंस। मैंने क्या किया, कंपाइल किया क्वेश्चन, तो वो भी मैं लूंगा अभी। सो सब लोग प्लीज ध्यान देंगे, ओके? दिस इज ऑल द कंपाइलेशन फ्रॉम May 2018 टू November 2019, ओके? तो एक एक क्वेश्चन देखेंगे, बहुत इजी क्वेश्चन है एंड मेनी क्वेश्चन रिपीटेड ऑल्सो, ओके? सो फर्स्ट, मई 2018 को पहला क्वेश्चन पूछा गया था। देखो, व्हाट आर द एसेंशियल एलिमेंट्स टू फॉर्म अ LLP इन इंडिया एज पर LLP एक्ट, 5 मार्क को पूछा गया। अभी देखो इसके आंसर, इट इज वेरी सिंपल। सो व्हाट आर द एसेंशियल एलिमेंट्स टू इनकॉर्पोरेट LLP? फर्स्ट, टू कंप्लीट एंड सबमिट इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट, तो जो भी आपके फॉर्म्स है वो आपको पहले उसका कंप्लीशन करना पड़ेगा। सेकंड, आपको कम से कम 2 पार्टनर चाहिए, आप ये भी लिख सकते हो उसमें ही कम से कम 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर भी चाहिए, उसमें से एक कौन चाहिए, रेसिडेंट चाहिए। चलो, टू हैव रजिस्टर ऑफिस जहां का कम्युनिकेशन हो सके अथॉरिटीज का। नेक्स्ट, टू अपॉइंट 2 इंडिविजुअल डेजिग्नेटेड पार्टनर, वही अभी मैंने आपको पॉइंट बताया। नेक्स्ट, अ पर्सन नॉमिनी ऑफ बॉडी कॉर्पोरेट इंटेंडेड टू बी अपॉइंटेड एज अ डेजिग्नेटेड पार्टनर शुड हैव DPIN, जैसे कंपनी में जब डायरेक्टर होता है उसको डिन रहता है सेक्शन 152, वैसे ही यहाँ पे DPIN है, डेजिग्नेटेड पार्टनर आइडेंटिफिकेशन नंबर, उसके बिना तो अंदर नहीं आएगा, तो दैट इज फर्स्ट प्री रिक्विजिट टू एग्जीक्यूट अ पार्टनरशिप अग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स एज बिटवीन देम, उसको हम लोग पार्टनरशिप अग्रीमेंट बोलते हैं। और लास्ट में आपका LLP नेम, जो आपने फॉर्म्स देखे थे, ई फॉर्म 1 जो था वो सबसे इंपॉर्टेंट थे। तो ये सब फॉर्मेलिटीज चाहिए, ये सब एसेंशियल एलिमेंट्स है बिफोर यू इनकॉर्पोरेट LLP इन इंडिया, ओके?
अगर आप बाद में देखोगे इन नवंबर 2018 द नेक्स्ट एग्जामिनेशन उन लोगों ने सेम क्वेश्चन पूछा, एक्सप्लेन द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ टू इनकॉर्पोरेट एलएलपी, बट उसमें एक एडिशनल क्वेश्चन भी उन्होंने ऐड किया। वो क्या है देखो, उन लोगों ने यहाँ पे नीचे ये भी पूछा कि व्हाट आर स्टेप्स इन्वॉल्वड इन एलएलपी। तो पहले आपको ऊपर का आंसर तो नीचे पूरा लिखना पड़ेगा, पर जो एक्स्ट्रा स्टेप्स है वो भी लिखने पड़ेंगे आपको। देखो तो जैसे अपन ने किया था ई फॉर्म 1, ई फॉर्म 2 एंड ई फॉर्म नंबर 3। चलो बहुत इजी है ये। यहाँ पे ई फॉर्म 1 आ गया, दिस इज योर ई फॉर्म 1, ओके। यहाँ पे ई फॉर्म 2 एंड ई फॉर्म 3। अगर आपने पूरा वीडियो देखा रहेगा आपको ये बहुत इजी लगेगा, ओके। अपन ने ये पूरा डिस्कस किया है, ओके। चलो नेक्स्ट 3rd ऑफ मे 2019, ओके। क्वेश्चन नंबर 3, मई 2019 को भी उन्होंने क्या क्वेश्चन पूछा देखो, एलएलपी इज एन अल्टरनेटिव कॉर्पोरेट बिजनेस। तो जब मैंने वीडियो चालू किया था मैंने क्वेश्चन 1 मार्क किया था, क्या था वो, दैट व्हाट एलएलपी अल्टरनेटिव बिजनेस व्हीकल है। तो व्हाट इज द इंटेंशन बिहाइंड इट, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ एलएलपी। देखो LLP is an alternative corporate business that forms the benefits of limited liability of company and the flexibility of partnership। ये आपका पेटेंट लाइन है आंसर में। देखो it gives the benefits of limited liability of a company and the flexibility of partnership। देखो every partner of LLP for the purpose of business is agent of LLP but not of the other partners। The liability of the partner will be limited to the agreed contribution as against partnership जहाँ पे unlimited है। Flexibility of partnership, the LLP allows members the flexibility of organizing the internal structure as a partnership on a mutually aligned agreement। The LLP forms entrepreneurs, professionals, सब लोग professionals एक ही umbrella के नीचे आ सकते हैं and they can incorporate a LLP, okay। Owing to this flexibility, the LLP is a suitable vehicle for small enterprises। ये बहुत important word है small enterprises, because when we talk about company मतलब large वालों के लिए हो, ठीक है। नेक्स्ट नवंबर 2019 को क्या क्वेश्चन पूछा गया था देखो, ये अलग क्वेश्चन था एज कंपेयर टू ऑल प्रीवियस एग्जामिनेशंस। डिस्कस द कंडीशंस अंडर व्हिच एलएलपी विल बी लायबल एंड नॉट लायबल फॉर द एक्ट्स ऑफ द पार्टनर। तो ये पूछ रहे कि एलएलपी कब लायबल होगा कब लायबल नहीं होगा। चलो देखेंगे अब ये condition under which LLP will be liable, the LLP is liable for partner of a LLP is liable to any person as a result of wrongful act। उसके wrongful act से in the usual course of business, in the normal course of business अगर उस partner ने कुछ किया ने LLP will be liable, okay। and LLP कब liable होगा, obviously when the partner does something beyond his authority, उसके authority के बाहर उसने कुछ किया। तो देखो LLP is not bound by anything if a partner in fact has no authority at all and the person knows that he has not, उसको मालूम है उसका अथॉरिटी नहीं है फिर भी उसके आगे कर रहा है। then remember one thing, LLP will not be liable in this case, okay। तो I hope you have like this, आपने सब देखा है, okay। अगर नहीं देखा रहेगा you can see the video again, you can watch this video at the day of examination also। सुबह उठ के आपका LLP 1 घंटे के अंदर रिवाइज हो जाएगा and with the question and answers, okay। चलो if you haven't subscribed to the channel, please subscribe to the channel। You can get a lot of new videos and very smart tricks to study for CA Foundation examinations, okay। and one more thing, there are more law sessions coming on your CA Foundation November 20। please do watch that, and if you haven't subscribed, please subscribe to the channel and hit that bell icon so you can get more notifications regarding the same। thank you so much।